कॉग्निशन क्या होता है? अ जनरल टर्म यूज्ड टू रिफर टू द हायर मेंटल प्रोसेसेस। यानी एक जनरल टर्म है, ऐसा वर्ड जो कि इस्तेमाल किया जाता है हायर मेंटल प्रोसेसेस के लिए। हायर मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? वो मेंटल फंक्शंस जो कि जैसे कि थिंकिंग, सेंसिंग और रीजनिंग। थिंकिंग और सेंसिंग क्या होते हैं? सोचना और महसूस करना। थिंकिंग तो हम अपने माइंड में करते हैं और सेंसिंग हमारी सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे माइंड तक पहुंचने को कहते हैं। और रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग को हम आगे चल के समझेंगे कि वो क्या होता है। वो भी एक टर्म है जो कि साइकोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। तो मेंटल फंक्शंस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं ये। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। कॉग्निशन वुड जनरली बी टेकन टू इंक्लूड सच काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, जैसे कि थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ये दो अलग अलग मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। इनके भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। थिंकिंग का मतलब सोचना होता है और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंटिंग और कंट्रीविंग, यानी कल्पना करना या ईजाद करना किसी चीज़ को। एंड आइडिया और एक्सप्लेनेशन और फॉर्मुलेटिंग, किसी चीज़ को प्रिपेयर्ड करना, तैयार करना। फॉर्मुलेटिंग का मतलब होता है इट मेंटली, और इसको मतलब मेंटली किया जाता है यानी माइंड के थ्रू। और थिंकिंग में क्या आती है? थिंकिंग में रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग आते हैं। और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में आते हैं मेमोरी, रिप्रेजेंट्स और मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी और मेमोरी रिप्रेजेंट क्या होते हैं? मेमोरी रिप्रेजेंट तो अ प्रेजेंटेशन टू द माइंड इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया और इमेज। यानी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये होते हैं जो कि हमारा माइंड अपनी प्रेजेंटेशन देता है किसी भी इमेज को और आइडिया को, एक पिक्चर बना लेता है वो अपने माइंड में। मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल, जो अपने माइंड में इसको बनाता है और ये प्रेजेंटेशन की तरह होते हैं। तो ये रिप्रेजेंट्स होते हैं। और मेंटल इमेजरी क्या होती है? मेंटल इमेजरी एक एबिलिटी होती है जो फॉर्म करती है, उसको बनाती है। मेंटल इमेजेस को किसी भी चीज़ की या किसी भी इवेंट की हो सकती है। और परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन और अटेंशन। परसेप्शन द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग। कोई भी एबिलिटी होती है जो किसी चीज़ को समझने में और नोटिस करने में हेल्प करती है। परसेप्शन हर किसी का अलग हो सकता है। परसेप्शन जो होता है इसलिए अलग होता है क्योंकि हर कोई अपनी ही तरीके से उसको समझता है और नोटिस करने की ताकत रखता है। और क्या था? अटेंशन। अटेंशन होती है द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेस्पॉन्ड सिलेक्टिवली टू अ स्टिमुलस or small set of stimuli from a large set of stimuli. Stimuli is impinging on its receptors. यहाँ पर impinging आएगा। impinging तो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स यहाँ पर हम ऐसे समझ लेते हैं कि क्या होता है? अटेंशन एक कैपेसिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रेस्पॉन्ड करती है किसी भी सेलेक्टिव चीज़ को, और वो हो सकती है कोई स्टिमुलस और स्मॉल सेट ऑफ स्टिमुलस हो सकता है वो, क्योंकि इसमें यहाँ पर किसी लार्ज सेट में से उस स्मॉल सेट को लिया जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट है और टीचर लेक्चर जो दे रहा है वो स्पेसिफिक स्टिमुली है जिसको सेलेक्टिव किया गया है। टीचर का जो लेक्चर है वो यहाँ पर स्पेसिफिक स्टिमुली होगी। और एक लार्ज सेट ऑफ स्टिमुली क्या हो सकती है? वो क्लासमेट्स जो चैटर कर रहे हैं यानी बातें कर रहे हैं, वो लार्ज सेट ऑफ स्टिमुली हो सकती है। तो कोई भी अटेंटिव स्टूडेंट होगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा?
स्मॉल सेट ऑफ स्टिमुली को सेलेक्ट करेगा और उस पर रिस्पॉन्ड देगा, यानी टीचर का लेक्चर सुनेगा। तो यहाँ पर स्मॉल सेट ऑफ स्टिमुली आ गया जो कि लार्ज सेट ऑफ स्टिमुली से लिया गया है, यानी क्लास जहाँ पर बहुत सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पिंगिंग होती है, इम्पिंगिंग यानी टकराती है कोई भी आवाज़ उसके कानों से, तो ये अटेंशन हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी होती है ये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी कॉग्निशन की, उसमें क्या क्या था। थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में मेमोरी, रिप्रेजेंटेशन और मेंटल इमेजरी, परसेप्शन एंड अटेंशन। और यहाँ पर दो चीज़ें और आ गई हैं, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग को हम समझ लेते हैं। रीजनिंग क्या होती है? एक टाइप है थिंकिंग की दैट देयर डिपेंड अपॉन लॉजिकल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल और डिडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। इन सिंपल लैंग्वेज इसको समझ लेना बेहतर है कि ये एक लॉजिकल प्रोसेस है। कोई भी कोई भी काम है उसके लिए कोई लॉजिक लगाना। जैसे अगर बाहर हमारे कपड़े फैले हुए हैं और बारिश हो रही है तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि वो कपड़े भीग गए हैं। और कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसकी हम उसकी तरफ उसको वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं और लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ इंडक्टिव और डिडक्टिव कैरेक्टर के लॉजिक हो सकते हैं, लॉजिकल प्रोसेस हो सकते हैं। इंडक्टिव का मतलब किसी भी ऊपर बॉटम से लेके अप तक जाना, यानी बॉटम नीचे से लेके ऊपर तक जाना। तो टॉप से डाउन यानी डिडक्टिव कैरेक्टर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जा सकता है। इंडक्टिव क्या होता है? बहुत सारे परिणाम जो होंगे से एक निष्कर्ष निकालना। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि जिस भी हम कैट से मिल रहे हैं तो वो बहुत फ्रेंडली हमसे वो कर रही है बिहेव, बहुत हमारी गोदी में आके बैठ जा रही है या फिर उससे खेल रही है हम लोग साथ, तो हम ये सोचेंगे जितनी भी कैट से हम जाके मिल रहे हैं तो सारी कैट्स ऐसा ही कर रही हैं। तो हम ये सोच लेंगे कि जो वर्ल्ड में जितनी भी कैट्स हैं सब ऐसे ही होती हैं। तो ये एक इंडक्टिव प्रोसेस हो जाएगा कि हम एक चीज़ को लेकर दूसरी चीज़ का आंसर निकाल रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं कि हाँ और भी कैट्स ऐसी हो सकती हैं। और डिडक्टिव कैरेक्टर में ऐसा हम सोच सकते हैं जैसे कोई मैमल ले लेते हैं, जैसे कि सारे मैमल हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी गर्म खून होता है उनके अंदर। तो एलिफेंट जो है एक मैमल है, तो जो एलिफेंट है वो भी वार्म ब्लडेड होगा। तो हमने ये लॉजिक लगाया कि सारे मैमल तो वार्म ब्लडेड है और एलिफेंट जो है एक मैमल है तो एलिफेंट भी वार्म ब्लडेड होगा। तो ये एक सिंपल लॉजिक लगा, यानी यहाँ पर हम एक टॉप से लेकर सारे मैमल की बात करने के बाद एक मैमल की बात कर रहे हैं और यहाँ टॉप से लेकर डाउन तक जाएगी बात तो डिडक्टिव होगा। और वहाँ पर हम एक बिल्ली से ले रहे थे जिससे हम मिल रहे थे, तो वहाँ पर हम सारी बिल्लियों के बारे में लॉजिक लगा रहे थे, तो ये इंडक्टिव होगा। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग द एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट एंड इंटेलिजेंस डिसीजन, अ प्रोसेस विच काउंसलर सीक्स टू एनहांस। जो एबिलिटी है एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता के साथ किसी भी चीज़ को का डिसीजन लेना और इंटेलिजेंटली किसी भी चीज़ को प्रोसेस करना, जिससे ऐसा प्रोसेस है ये काउंसलर चाहते हैं इसको बढ़ावा देना, यानी इसको बढ़ाना चाहते हैं काउंसलर्स कि ये डिसीजन मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए, फिर उसके बाद उसके विकल्पों को पहचानना चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, जो भी हमारे आसपास उसकी करने के ऑप्शंस हैं, और फिर यहाँ पर विकल्पों का मूल्यों को समझना चाहिए, उनके नुकसान और उनके फ़ायदे क्या हैं उनको इवैल्यूएट करना चाहिए, सबसे अच्छा विकल्प चुनें और मतलब बेस्ट ऑप्शन जो हो उसमें से लेना चाहिए।
जब हम ये सब करेंगे तो हमारा जो निर्णय निकल के आएगा तो वो डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, मतलब हमने ये डिसीजन बना के निकाला है। और एक्सपीरियंस से समझना चाहिए। और जो है निर्णय तभी प्रभावी होता है जब उसके मतलब हम उसको अंदाज़ा लगाकर समझते हैं, जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग।